अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है विजडम टूथ, जिसको आम ज़ुबान में अक्ल दाढ़ कहा जाता है। आज हम अक्ल दाढ़ के हवाले से हर चीज़ डिस्कस करेंगे कि क्या इसको रखना और या अगर तंग कर रही है इसको निकलवाना ठीक है या नहीं है, और ये क्या क्या कॉजेज़ जो हैं बाकी दांतों को ख़राब करने की वजह बन सकती है, और इसका ट्रीटमेंट प्लान जो है वो पूरी तरह हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले आप जाएं, मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। अक्ल दाढ़ यानी विजडम टूथ जो है वो 17 से 25 साल की उम्र तक जो है वो निकलता है। बहुत सारे लोगों का जो है वो 20 साल तक निकल आते हैं। कुछ के 2 ऊपर वाले निकल आते हैं, नीचे वाले 2 नहीं निकलते। किसी के नीचे वाले निकल आते हैं, ऊपर वाले नहीं आते। तो हर किसी का जो है वो दांत निकलने का पैटर्न डिफरेंट है, क्योंकि हर आदमी दूसरे आदमी से जो है वो मुख्तलिफ है। अब जो दांत निकलना है वो नॉर्मल भी हो सकता है और अब नॉर्मल भी हो सकता है। किसी किसी का तो आराम से दांत आ जाता है, उसको जगह मिलती है, स्पेस मिलती है, वो आराम से बाहर आ जाता है। कुछ लोगों के पीछे इतनी स्पेस नहीं होती और दांत को पूरी प्रॉपर निकलने की जो है जगह नहीं मिल रही होती, तो बार बार ऊपर जो है वो गम आ जाता है। वो गम को जो है वो रप्चर करता है, वहाँ पे जो है वो स्वेलिंग शुरू हो जाती है, इन्फ्लेमेशन शुरू हो जाती है, और वो जो दर्द है वो कान तक भी जाता है और सर तक भी जाता है। और पेशेंट जो है वो कंप्लेन करता है कि मुझे बहुत ज़्यादा जो है वो प्रेशर पेन है, जो कि मेरे कान तक जा रहा है और मेरे सर में भी दर्द है, तो मैं इसका क्या इलाज करूँ। तो इसकी वजह ये होती है कि ऊपर जो है वो बार बार गम आ जाता है और जो है उसको प्रॉपर स्पेस नहीं मिलती और वो वहाँ पे पूरी तरह इरप्ट नहीं हो पा रहा होता दांत। इस कंडीशन को जो है वो हम मेडिकल टर्म में पेरिक्रोनाइटिस भी कहते हैं। अब हम इसके कॉजेज़ डिस्कस कर लेते हैं कि विजडम टूथ को जो है अगर हम नहीं निकलवाते तो वो जो है बाकी दांतों को किस तरह इफ़ेक्ट कर सकती है, या फिर हमारी बोन को या हमारे जॉ को और बाकी दांतों को कैसे इफ़ेक्ट करती है। जब विजडम टूथ को पूरी तरह जगह नहीं मिलेगी, एंगुलेशन उसकी ठीक नहीं होगी, क्योंकि दांत जो है वो अक्सर जो है वो टेढ़ा निकलता है और वो पूरी तरह बाहर नहीं आ पा रहा होता और दूसरे दांतों को जो है वो पुश करना शुरू हो जाता है, तो इसका हल जो है वो दांत निकलवाना ही होता है, एक्सट्रैक्शन ही होता है। लेकिन सबसे पहले तो हमें डेंटिस्ट को चेक करवाना चाहिए। एक OPG नाम का एक्सरे होता है, हम वो रेकमेंड करते हैं। उसमें दांत की जो है वो प्रॉपर पोजीशन आ जाती है कि दांत जो है उसकी एंगुलेशन ठीक है या नहीं है, उसको प्रॉपर बाहर आने की जगह मिल रही है या नहीं मिल रही, या तो वो हड्डी के अंदर ही पड़ा हुआ है। तो इस कंडीशन में जो है वो हम एक्सट्रैक्शन से एडवाइस करते हैं। अगर एक्सट्रैक्शन आप नहीं कराते तो उसकी वजह से जो है प्रॉब्लम्स जो आपको फेस करना पड़ती हैं, सबसे पहले कॉज जो है वो गम इन्फेक्शन होता है। जब दांत जो है वो आहिस्ता आहिस्ता निकल रहा होता है, बार बार वहाँ पे गम इन्फेक्शन शुरू हो जाता है, क्योंकि गम ऊपर आता है, वहाँ पे फूड इन्फेक्शन शुरू हो जाती है। आप जो है हम गम को एक्सरसाइज भी कर लें, ऊपर से दांत उसको गम को हटा के अगर दांत के बाहर निकलने की जगह भी बना लें, लेकिन फिर भी कुछ अरसे बाद जो है वहाँ पे टिश्यू जो है दोबारा रीग्रो कर जाता है और फिर से जो है वही प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है और आपको जो है गम स्वेलिंग शुरू हो जाती है, पेन शुरू हो जाती है। वहाँ पे जो है आप जो खाना खाते हैं वो फंसना शुरू हो जाता है। तो बार बार आपको जो है वो इन्फेक्शन की प्रॉब्लम होती है अगर आप दांत नहीं निकलवाते, और बार बार इन्फेक्शन होता है और वहाँ पे आपको जो है वो स्मेल शुरू हो जाती है। उसके अलावा जो है स्वेलिंग होना शुरू हो जाएगी, वही जो टर्म मैंने आपको पहले बताई, पेरिक्रोनाइटिस हो जाएगा आपको बार बार। उसके बाद अगर जो है वो दांत को प्रॉपर स्पेस नहीं मिल रही बाहर आने के लिए, तो वहाँ पे अगले दांत को जो है वो कैविटी लगना शुरू हो जाती है, क्योंकि दांत जो है 3rd मोलर जो है वो 2nd मोलर को, अगले दांत को, दाढ़ को जो है वो पुश करना शुरू कर देता है। जब वो उसको पुश करता है तो वहाँ पे जो है दांत आपस में टकराते हैं और वहाँ पे ब्रशिंग ठीक नहीं हो पा जाती, वहाँ पे ब्रशिंग ठीक से नहीं हो पाती। उसकी वजह से जो है वहाँ पे कैविटी जो है, कीड़ा लगना जो है वो शुरू हो जाता है। क्योंकि दांत जो है वो टेढ़ा होता है, वो दांत को, अगले दांत को भी जो है वो ख़राब करना शुरू हो जाता है। ना तो आप उससे ठीक तरह चबा पाते हैं, ना तो वो आपको कोई और किसी चीज़ में हेल्प कर पाता है। तो बेहतर यही है कि आप इस दांत को जो है वो निकलवाने की तरफ जाएं। उसके अलावा जब 3rd मोलर जो है वो टिल्टेड है और वो जो दूसरे दांत को, जो अगले दांत को जो है वो पुश कर रहा है,
तो वहाँ पे इंटरनल रिजॉर्प्शन शुरू हो जाती है और दांत जो है अगले दांतों को भी, थर्ड मोलर को बचाते बचाते हमारे जो अगली दाढ़ें हैं वो भी ख़राब होना शुरू हो जाती हैं। उसके अलावा अगर दांत टेढ़ा आ रहा है, उसकी एंगुलेशन ही ठीक नहीं है, तो ना तो वहाँ से आप सही से चबा पाएंगे, ना तो वहाँ पे आप सफाई सही से कर पाएंगे, तो आपको जो है बार बार वहाँ पे इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। इसके अलावा वहाँ पे सिस्ट बन सकती है, सिस्टिक चेंजेस हो सकती हैं, क्योंकि जब इन्फेक्शन बार बार बनता है और जो दांत है वो प्रॉपर अपनी जगह से बाहर ही नहीं आ पा रहा, तो वहाँ पे जो है नीचे सिस्ट बनना शुरू हो जाती है और वो नीचे से जो है वो हड्डी को भी ख़राब करना शुरू कर देती है। उसके अलावा अगर दांत इम्पैक्टेड है, जिसको इम्पैक्शन कहते हैं, उसमें क्या होता है कि दांत बिल्कुल भी हड्डी से बाहर नहीं आता, वो पूरी तरह जो है नीचे हड्डी के अंदर ही पड़ा होता है, बाहर आने की ज़रा भी कोशिश नहीं करता, क्योंकि वो बिल्कुल टिल्टेड होता है और जो है वो हड्डी के अंदर होता है। वो आहिस्ता आहिस्ता क्या करता है, बोन रिजॉर्प्शन शुरू करा देता है, वहाँ से हड्डी जो है वो कम होना शुरू हो जाती है, थिन होना शुरू हो जाती है, और आगे चल के खुदा ना खास्ता अगर कभी ट्रॉमा होता है या कोई ऐसी चीज़ होती है, तो वहाँ पे पूरा जो हमें पूरा प्रोसीजर करके वहाँ से जो है वो पूरा जो जबड़ा है वो खोलना पड़ेगा और वहाँ से बोन जो है वो एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। और उसके अलावा अगर दांत इतनी देर वहाँ पे बोन में पड़ा रहेगा तो उसकी बोन स्ट्रेंथ जो है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाएगी, सिस्ट बन सकती है, और जिसको हम अमीलोब्लास्टोमा कहते हैं। उसके अलावा ओकीसी होती है। उसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हैं वहाँ पे सिस्टिक चेंजेस शुरू हो जाएंगी और बहुत ज़्यादा जो है इन्फेक्शन फैलता जाएगा। उसके अलावा इसके डायग्नोसिस में एक्सरे करेंगे, ओपीजी कराएंगे आपसे, जिसमें फुल माउथ एक्सरे आ जाएगा, उसमें दांत की पोजीशन पता चल जाएगी, दांत किस तरह पड़ा है। अगर चारों आपके दांत जो हैं वो निकलने वाले हैं तो वो जनरल एनेस्थीसिया के थ्रू हम जीए में आपके दांत जो हैं वो निकालते हैं, ताकि बार बार आपको एक एक दांत के लिए पेन बर्दाश्त ना करनी पड़े। उसके अलावा वरना अगर एक दांत है या दो दांत है, वो लोकल एनेस्थीसिया जैसे सिंपल एक्सट्रैक्शन है, वैसे थोड़ी बहुत सर्जरी हो सकती है। अगर दांत इम्पैक्टेड है या आधा हड्डी के अंदर है, आधा हड्डी से बाहर है या पूरा ही हड्डी के अंदर है, तो थोड़ी बहुत सर्जरी परफॉर्म हो सकती है। वो आधे घंटे की हो सकती है, 1 घंटे की हो सकती है, लेकिन ये बिल्कुल सेफ़ प्रोसीजर है, आपको इसमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कोई ऐसा ये वो नहीं है कि आप डर के मारे, बहुत सारे लोग, बहुत सारे पेशेंट्स जो होते हैं वो डर के मारे जो है वो ये चीज़ नहीं करवा रहे होते, ये प्रोसीजर परफॉर्म नहीं करवा रहे होते, कि उनको होता है कि पता नहीं हमारी नीचे से हड्डी ना ख़राब हो जाए, हमारा जबड़ा ना ख़राब हो जाए, पूरी जो सर्जरी से है वो उनको डर लग रहा होता है। इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, ये बिल्कुल सेफ़ प्रोसीजर है। आपने बिल्कुल इस चीज़ से नहीं घबराना कि आपको जो है ये पेनफुल होगा, क्योंकि लोकल एनेस्थीसिया पूरी जगह सुन कर देता है। अगर ज़्यादा दांत है तो जीए में वैसे पूरी तरह बेहोश किया जाता है और फिर दांत निकाले जाते हैं, तो आपको कोई भी दर्द या कोई भी ऐसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। और अपना दांत अगर आपको लग रहा है कि आपको यही वाला मसला है, तो आप अपने डेंटिस्ट को लाजमी चेकअप करवाएं। हर 6 महीने बाद, हर साल बाद आप ज़रूर विज़िट करें, ताकि अगर कोई ऐसा प्रॉब्लम है, कोई दांत हड्डी के अंदर पड़ा हुआ है और बहुत अरसे से पड़ा हुआ है, वो वहाँ से बोन स्ट्रेंथ जो है वो कम करना शुरू हो जाएगा और आने वाले टाइम में आपको बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। और जो लोग कहते हैं जी एवं मुफ्त में हमारा डॉक्टर जी दांत निकाल देते हैं, मुफ्त में कोई भी दांत नहीं निकाला जाता, क्योंकि हमारी सबसे पहली प्रायोरिटी दांत बचाना होती है, क्योंकि असल चीज़ का कोई भी नेमर बदल नहीं होता। इसलिए अगर डॉक्टर रिकमेंड कर रहा है दांत निकलवाने के लिए, क्योंकि ये दांत ऐसी पोजीशन में अगर पड़ा होगा, एंगुलेशन भी ठीक नहीं होगी, वो अगले दांत को भी ख़राब कर रहा होगा और कुछ भी ठीक नहीं हो रहा होगा, तो बेहतर यही है कि आप उसको एक्सट्रैक्शन कराएं और बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन से अपने आप को बचाएं। अगली वीडियो का इंतज़ार करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।